हेलो एवरीवन, आज हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का अगला मेथड करेंगे। एक हम कर चुके, दूसरा हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज इनकम मेथड। अब इनकम मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम इनकम एस्पेक्ट्स देखते हैं कि कंट्री में कौन कौन सी इनकम्स होती हैं, और इनकम्स जो कंसिडर करते हैं वो कौन सी है, फैक्टर इनकम को कंसिडर करते हैं, है ना। फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, ये चार चीज़ें जो होती हैं वो फैक्टर इनकम्स होती हैं। हमने पहले भी किया है। तो अब जो वेजेस टर्म है, वेजेस के लिए की बदले यूज करते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। वेजेस के बदले यूज होती है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है बाद में करते हैं, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वेजेस की जगह यूज किया कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। अगर हम कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम टू सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो एनडीपी एट एफसी आता है। ध्यान रखना है, जो पहला मेथड हमने किया था उसमें जीडीपी एट एमपी आ रहा था। जब तीनों ग्रॉस वैल्यू एडिड को जब आप ऐड करते थे, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी को आप ऐड करते थे प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर की, तो जीडीपी आता था। लेकिन यहाँ पे अगर आप कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड तीनों को जोड़ेंगे तो एनडीपी आएगा। ये तो होगा बेसिक फॉर्मूला। अब एनडीपी, इन तीनों को ऐड किया और एनडीपी एट एफसी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, क्या एनएनपी एट एफसी। क्यों? क्योंकि यही नेशनल इनकम होती है और मेथड्स हम कर रहे हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, मैंने पहले भी बताया है। और ये है आपकी एनएनपी एट एफसी, दैट मींस नेशनल इनकम। इसमें से ये बनाना है फैक्टर कॉस्ट सेम, नेट नेट सेम, डोमेस्टिक और नेशनल। तो डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें ये ऐड हो कर देंगे तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो बेसिक फार्मूला तो ये है। लेकिन अगर आपको कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये टर्म्स एज इट इज क्वेश्चन में नहीं दी, तो इनके अंदर की चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज कैसे बनेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, और मिक्स्ड इनकम टू सेल्फ एम्प्लॉयड तो नॉर्मली आपको ऐसे ही दे रखी होती है। होती क्या है ये मिक्स्ड इनकम टू सेल्फ एम्प्लॉयड? अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, खुद ही काम कर रहा है अपने लिए, अपनी ही जगह पे काम कर रहा है, ठीक है, अपने घर से काम कर रहा है, खुद ही लेबर है, खुद ही एंटरप्रेन्योर है, पैसा भी उसने खुद ही लगाया, ठीक है, लेबर भी वो खुद ही है और जगह भी उसकी अपनी ही है, तो आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि उसकी जो इनकम जो वो कमा रहा है उसमें कितना रेंट का पोर्शन है, कितना प्रॉफिट का पोर्शन है, कितना जो है उसका इंटरेस्ट का पोर्शन है। आप ये डिसाइड नहीं कर पाते। क्यों? कैपिटल भी खुद लगा रहा है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको। लेबर भी वो खुद है तो लेबर के बदले उसे वेजेस मिलनी चाहिए। तो यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि कितनी उसके रेंट है, कितना उसका कैपिटल है, कितना उसका लेबर है और कितना उसका प्रॉफिट है। तो हम उसको मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड बोल देते हैं। तो इस टर्म की एक्सप्लेनेशन इतनी ही है और नॉर्मली ये ऐसे ही एज इट इज डायरेक्ट दे रखी होती है। अब जो डिटेल आपको समझनी है वो इन दोनों की समझनी है। जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, एंड रेंट एंड रॉयल्टी, दोनों ही ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होते हैं। इंटरेस्ट जितना भी रिसीव हुआ, इंटरेस्ट की इनकम जितनी रिसीव हुई वो भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है, और प्रॉफिट भी जितना जनरेट हुआ वो भी आपका ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है। अब इन तीनों को जोड़ करके ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है। लेकिन अगर प्रॉफिट की भी डिटेल ना दी हो क्वेश्चन में तो प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट के आगे तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आपका होता है डिविडेंड,
रिटेन्ड अर्निंग, कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ठीक है जी, इन तीनों ही टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें तो प्रॉफिट बनता है। अब डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम भी बोलते हैं, क्योंकि इनकम ये प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रिटेन्ड अर्निंग वो पोर्शन जो अपने पास बिजनेस में रखा गया ताकि फ्यूचर में उसको यूज कर सके, ये वो पोर्शन प्रॉफिट का जो टैक्स में दे दिया। तो प्रॉफिट के तीन टुकड़े होते हैं, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग और कॉर्पोरेट प्रॉफिट। रिटेन्ड इसको कॉर्पोरेट सेविंग भी कह सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग को। इसको डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये कॉर्पोरेट सेविंग, ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या टैक्स ऑफ कंपनीज ऐसे करके भी मेंशन हो सकता है। तो इन तीनों टर्म्स को जब आप ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आप यहां यूज करेंगे, प्रॉफिट में इंटरेस्ट और रेंट एंड रॉयल्टी ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। तो ये आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस टर्म की डिटेल हो गई। कंसेशन टू एम्प्लॉइज, ये इसमें क्या हो सकती है? वेजेस, सैलरीज। अब इसमें सैलरीज में टीए, डीए, एचआरए, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये टीए क्या होता है? ट्रैवलिंग अलाउंस। अगर आपका मार्केटिंग का जॉब है तो कंपनी आपको ट्रैवल करने के लिए अलाउंस देती है, वो भी आपका सैलरी का पार्ट कंसिडर होता है। डियरनेस अलाउंस होता है, जैसे महंगाई बढ़ती है तो आपकी बेसिक पे नहीं बढ़ती है लेकिन डियरनेस अलाउंस दिया जाता है सो दैट यू आर एबल टू मीट योर रिक्वायरमेंट्स। तो ये डियरनेस अलाउंस अगर दिया हुआ है तो वो भी इसका पार्ट होता है। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस। अगर कंपनी आपके हाउस के रेंट के लिए आपको पोर्शन, हाउस का रेंट, आपके हाउस का जो भी आपने रेंटेड हाउस ले रखा है उसका रेंट कंपनी देती है, या उसके लिए कोई प्रोविजन देती है, हाउस रेंट अलाउंस देती है कि आप रेंटल कहीं ले रहे हो तो हम आपको इतना अलाउंस प्रोवाइड करेंगे, तो वो हाउस रेंट अलाउंस भी इस सैलरी का ही पार्ट होता है। ठीक है, टीए, डीए, एचआरए के अलावा कोई बोनस, रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट पे अगर कंपनी पेंशन प्रोवाइड करेगी आपको तो रिटायरमेंट पेंशन भी आपका सैलरी का पार्ट रहती है, उसके लिए कोई पोर्शन डिडक्ट करती है, तो रिटायरमेंट पेंशन भी आपका सैलरी का पार्ट रहती है। फिर ये वेजेस और सैलरीज चाहे कैश में दी हो चाहे काइंड में दी हो, कई बार काइंड में भी देते हैं, कोई गुड्स प्रोवाइड कर देती है कंपनी, तो सैलरी वेजेस चाहे कैश में चाहे काइंड में, और सैलरी वेजेस का पार्ट टीए, डीए, एचआरए भी होता है, बोनस भी होता है, रिटायरमेंट पेंशन भी होता है। और अगर कोई भी स्कीम हो एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉइज की सोशल सिक्योरिटी के लिए अगर कोई भी स्कीम हो, मींस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनी स्कीम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनी स्कीम, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी की कोई और स्कीम हो, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो, कोई भी ऐसी स्कीम जिसमें एम्प्लॉयर मतलब जो काम देता है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन टू एनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा हो, चाहे आपको प्रोविडेंट फंड लिखा हो, कोई भी ऐसा फंड, ठीक है, कोई भी वर्कमैन्स मेडिक्लेम पॉलिसी, इंश्योरेंस, कुछ भी ऐसा फंड जो क्या हो, एम्प्लॉयर्स ने कंट्रीब्यूट किया हो और उसका बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉय को मिलना हो, ऐसा कोई भी फंड भी जो है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज का पार्ट रहता है। और ध्यान रखना है, यही टर्म ऐसे भी लिखी होती है, एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉय लिखा होता है तो लिखा होता है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। क्या लिखा होता है? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू एनी स्कीम, ऐसा भी होता है, थ्रू एम्प्लॉयर। तो हमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इसका पार्ट होता है,
एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कभी भी इसका पार्ट नहीं होता, चाहे वो थ्रू एम्प्लॉयर किया हो चाहे उसने खुद किया हो। तो अगर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी तो कभी भी कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज का पार्ट वो नहीं रहती है। और अगर एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होगी किसी भी स्कीम में जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हो, तो वो फौरन से इसमें ऐड कर देनी है, एकदम से इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन आ गया, एम्प्लॉय ने खुद कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो एम्प्लॉयर के थ्रू किया ऐसा लिखा हो, लेकिन ये चीज ये नहीं लेनी है, इसको ध्यान रखना है आपने।